तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट एंड्रॉयड फायरबेस। ओके, सेव लोकेशन मैं चेंज कर देता हूँ। हमारा सेव लोकेशन कौन सा लास्ट प्रोजेक्ट किसमें सेव था? एंड्रॉयड प्रोजेक्ट 16 में है ना। मैं 16 में पे रख देता हूँ। ओके, स्लैश पार्ट। अभी देखो, फायरबेस समझने से पहले फायरबेस समझने से पहले उसकी नीड समझो कि क्यों फायरबेस यानी आपको आना चाहिए और वो क्या बेनिफिट, उसके बेनिफिट एडवांटेजेस क्या है, वो चीज समझो। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको एपीआई ड्रिवन एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो, ठीक है, एपीआई ड्रिवन एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो तो आपने फ्रंट एंड किस पे दे दिया? कॉटलिन पे दे दिया, एक्सएमएल पे, इसका यूज कर लिया ऐप साइड पे। लेकिन आपको एपीआई क्रिएट करना हो तो आपको कोई बैकएंड लैंग्वेज आनी चाहिए। एपीआई क्रिएट करना है तो आपको मे बी पाइथन आना चाहिए। हमने जो बनाया था वो सर्विस में बनाई थी, पीएचपी में बनाई थी, तो आपको पीएचपी का आइडिया आना चाहिए। ठीक है, या तो फिर जैसे जावा बैकएंड लैंग्वेजेस बहुत है, जावा, पीएचपी, नोड, किसी पे भी बना सकते हो। ठीक है, पाइथन, डॉट नेट, ये सब पे क्लियर। तो अब बताओ, आपको अगर एपीआई ड्रिवन एप्लीकेशन बनानी पड़ती है तो आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप बैकएंड जो हैंडल कर रहे हो वो आप कॉटलिन में ही कर सकते हो, तो इजी हो जाएगा ना। या तो जिसने पाइथन सीखा हुआ है, क्या समझो, ये जनरली फायरबेस जो है वो वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है जनरली। ठीक है, एंड्रॉइड एंड आईओएस के लिए। अब मान लो आपको आईओएस आता है, ठीक है, आईओएस में हम स्विफ्ट लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, स्विफ्ट लैंग्वेज सीखा तो उस पर बैकएंड के लिए कोई अदर टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए। पता चला। तो अगर मैं बोलूँ कि उसे ये वो सारे टास्क वो स्विफ्ट लैंग्वेज में ही कर सकता है तो इजी हो जाएगा ना टास्क। तो ये इशू को सॉल्व करता है फायरबेस। तो फायरबेस एक्चुअल में गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, जो बहुत सी सर्विसेज तो एंड्रॉयड यानी विंडो मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एपीआई ड्रिवन मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। पता चल रहा है, जो आपके नेटिव लैंग्वेज में ही चाहिए। आइडिया है, जिसका यूज करके आप इंडिविजुअल भी पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये फायरबेस का काम है। तो सिंपल अगर मैं फायरबेस बोलूँ, यहाँ पे देखो, फायरबेस देखो क्या लिखा हुआ है। Firebase is a mobile and web application development platform that provides a variety of tools and services to help developers build, improve and grow their apps. ठीक है, तो वो हमें बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू वो सर्विसेज कौन कौन सी है वही हमें देखना है। पता चल रहा है। तो Firebase is a mobile and web application development platform that provides a variety of tools and services to help developer to build, improve and grow their application. आप इजली अपने नेटिव लैंग्वेज में ही आप पूरा बैकएंड मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब वो सर्विसेज है कौन कौन सी, तो सबसे पहले देखो, फायरबेस पे अगर आपको जाना, ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके भी चार्ज रहते हैं। तो ये फायरबेस का firebase.google.com, ठीक है, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे चला गया, यहाँ पे हम गए ना। आपको फायरबेस अगर यूज करना है, ठीक है, और उसकी सर्विसेज को यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट से लॉग इन हो जाना होगा। ठीक है, तो मैं एक दूसरा ले लेता हूँ प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे मेरी लिमिट इसमें फिनिश हो चुकी है प्रोजेक्ट लिमिट, फिर मुझे परचेस करना होगा। आइडिया है। तो फायरबेस कंसोल मैंने लिखा, ये रहा फायरबेस। ओके, देखो इस अकाउंट से लॉग इन हो। तो जैसे लॉग इन हुआ ये मेरा कंसोल आ गया। तो कितने प्रोजेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है, आपको मैनेज क्या क्या करना है। अगर आपको उसकी सर्विसेज को यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। पता चल रहा है, एक आपका एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट हो गया और एक प्रोजेक्ट क्या किया, फायरबेस। आपके एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को बाइंड किससे करना होगा, इस फायरबेस के प्रोजेक्ट का। और उस प्रोजेक्ट में जितनी सर्विसेज आप यूज करोगे वो सर्विसेज आपकी एप्लीकेशन यूज कर पाएगी। समझ में आया। तो बिना फ्लटर में प्रोजेक्ट फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट किए आप उसकी सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते।
अब वो सर्विसेज है कौन कौन सी, ठीक है, तो उस पर हम आते हैं, लेकिन पहले सर्विसेज हम लिख लेते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से भी आ जाएगा, ये दिख रहा है, इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये बिल्ड मेथड दिख रहा है, फंडामेंटल एड फायर दिस बिल्ड। ये रहा प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट पे यहाँ पे बिल्ड पे गए तो देखो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स यानी सर्विसेज हमें और प्रोवाइड करवाता है। और ये सब कुछ क्लाउड बेस्ड है, सब क्लाउड बेस्ड है। तो सिंपल समझो, देखो यहाँ पे सर्विस लिस्ट तो नहीं होनी चाहिए ना। देखो, तो वो कौन सी सर्विस देता है हमें, रियल टाइम डेटाबेस। तो देखो जनरली बैकएंड हैंडल करने के लिए चाहिए क्या क्या आपको, वहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस का, ठीक है, तो ये आपको कौन सा डेटाबेस प्रोवाइड करवाता है, रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। दूसरा ये कौन सा डेटाबेस प्रोवाइड करवाता है, और एक फायर फायर स्टोर होगा, देखो कहीं फायर स्टोर लिखा होगा, नहीं दिया हुआ, फायर स्टोर भी डेटाबेस का। तो देखो डेटाबेस का आपको क्या मिला, डेटाबेस मिल गया, डेटाबेस कौन सा हमें ये प्रोवाइड करवा रहा है, रियल टाइम डेटा। अब रियल टाइम डेटाबेस के बारे में मैंने शायद आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया होगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऐसा कभी मैंने वर्ड का यूज किया नहीं, नहीं, तो चलो इस चीज को समझो, रियल टाइम डेटाबेस है क्या। तो इसका यूज जनरली हम चैट एप्लीकेशन, लाइव अपडेट्स देना हो वैसे एप्लीकेशन के लिए हम ये यूज करते हैं, अदरवाइज वो वेब सॉकेट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। यानी कि अब देखो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, ये वर्ड थोड़ा भारी लग रहा होगा लेकिन इसे इजीली समझते हैं। हम जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं वो क्या करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल पे वर्क करता है ना। तो जैसे कि अगर मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, यहाँ पे अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, कोई भी कोई भी एप्लीकेशन जहाँ से सर्वर से डेटा आ रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम मैंने ओपन किया, तो अभी जो पहले तो डेटा लोड हो गया, तो ये वो डेटा आया पोस्ट, अभी जब तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और भी बहुत से नए डेटा ऐड हो गए होंगे, तो उस डेटा को गेट करने के लिए क्या वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होके आ गया, नहीं ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने का मतलब जो रिक्वेस्ट आपने पहले किया था ना, उसी रिक्वेस्ट को वापस से वो कॉल कर रहा है, तो वापस से कॉल करेगा तो क्या होगा, नया डेटा उसे मिलेगा, और वो नया डेटा फिर आपको ऊपर शो होगा। अभी कोई भी नहीं है तो जो डेटा था वही मुझे मिल गया, आज तक कोई भी डेटा नहीं था, लेकिन अगर मान लो ऐड हुआ हो तो फिर नया आ जाएगा। बोलो समझ आए, और वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आइडिया है, बोलो, पता चल रहा है। तो मतलब हमें ये सिर्फ क्या है, अपस्ट्रीम वाला पार्ट है, हमें हमेशा लेटेस्ट डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, तब वो लेटेस्ट डेटा हमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन चैट एप्लीकेशन में, ठीक है, या तो मान लो लाइव अपडेट्स जो आपको मिलते रहता है, लाइक स्कोर, हाँ स्टॉक मार्केट ले लो, वेदर का, वेदर से रिलेटेड वेदर एपीआई देख लो, ठीक है, या तो मैं फिर जाके बोलूँ जैसे आईपीएल के अपडेट स्कोर लाइव अपडेट रहते हैं मिलते हैं ऑटोमेटिक, क्या आप रिफ्रेश करते हो कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, मतलब लाइव अपडेट्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे मैं चैट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो एक डेटाबेस है, अब मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, तो मेरा और उसका डेटा वहीं पे सेव है, मेरे सारे मैसेजेस, पता चल रहा है, वो डेटाबेस में सेव है। तो अब मैंने डेटा भेज दिया, मैंने मैसेज भेजा, वो कहाँ पे चला गया, डेटाबेस में। लेकिन अगर ये सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहे, तो मैंने तो डेटा ऐड कर दिया लेकिन सामने वाले पे रिफ्रेश नहीं होगा, वो जब फिर से रिक्वेस्ट करेगा तब वो मैसेज आएगा। तो क्या ऐसा होता है चैट में, सामने जो मैसेज भेजता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। तो यहाँ पे काम होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। मैंने यहाँ पे चेंजेस किया डेटाबेस में, तो डेटाबेस में चेंज हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट किस में दे देगा, यूजर के मोबाइल में, वो डेटा को तुरंत, जैसे डेटाबेस में चेंज हुआ ना, अगर वहां से मैं डिलीट किया डेटाबेस डेटाबेस से, तो आपके फोन से भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से मोबाइल से ऐड किया तो दोनों में ऐड भी हो जाएगा, पता चल रहा है, आइडिया आया। एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, इससे आप एंड्रॉयड भी कनेक्ट कर सकते हो, आईओएस भी कनेक्ट कर सकते हो, और वेब भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेब एप्लीकेशन वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी कनेक्ट कर सकते हो। अब समझो तीनों को एक ही जगह से डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन के साइड से उसने कोई वैल्यू चेंज कर दी, तो ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाएगा, आपके फोन में।
डेटाबेस में चेंज हो रहा है तो आपके क्लाइंट साइड पे भी वो चेंज हो जाएगा, हमें बार बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्लियर? ये समझ में आया ना? तो रियल टाइम डेटाबेस वो डेटाबेस है जो कि नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है, इस पे आप क्वेरी फायर नहीं कर सकते। और ये जो डेटा स्टोर करता है वो किस फॉर्म पे डेटा को स्टोर करता है? जेसन ट्री ऑब्जेक्ट पे। अब जेसन से आप लोग यूज टू, जेसन ट्री ऑब्जेक्ट में ये डेटा को स्टोर करेगा। जेसन ट्री ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एरे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सिर्फ जेसन में क्या रहेगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट रहेगा, जेसन ऑब्जेक्ट से डील करेगा। क्लियर? तो डेटाबेस का, चलो डेटा तो मैंने, डेटाबेस का तो काम हो गया। अब बात है मुझे फाइल फाइल स्टोर करनी, ठीक है। तो फाइल स्टोर तो हम डेटाबेस पे नहीं करते, चाहे लोकल हो या सर्वर, हम फाइल डेटाबेस पे स्टोर नहीं करते। तो हम कहाँ पे स्टोर करते थे? इंटरनल स्टोरेज पे या एक्सटर्नल स्टोरेज पे। यहाँ पे स्टोर करेंगे, उसका पाथ हम स्टोर करते हैं कहाँ पे? डेटाबेस। ये बताया था। तो यहाँ पे भी है कि अगर आपको फाइल स्टोर करना है तो आपको देखो क्लाउड स्टोरेज दिया गया है, स्टोर एंड सर्वर यूजर जनरेटेड कंटेंट बेसिकली एज योर ऐप प्रो फॉर प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल, आप तो फाइल स्टोर करोगे वो कहाँ पे स्टोर करोगे? यहाँ पे। और इंटरनल स्टोरेज के केस में क्या होता था? वो आपको पाथ देता था, लेकिन सर्वर साइड में आपको यूआरएल मिलता है ना। तो यहाँ पे फाइल स्टोर हो गया और उसका यूआरएल कहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाए। उस यूआरएल को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? तो पता चला ये आइडिया है ना? आपको वैलिडेशन करना है, ये सॉरी, आपको ऑथेंटिकेशन करना है, लाइक आपको लॉग इन करना है, साइन अप करना है, ठीक है, क्रिएट करना है। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी लॉग इन साइन अप होता है, ठीक है। अब उसकी सर्विस अलग है, गूगल लॉगिन की अलग है, फेसबुक की अलग है, ठीक है। और आप चाहो तो सिर्फ ईमेल पासवर्ड से भी करना हो, या तो सिर्फ कॉन्टेक्ट से भी करना हो, ओटीपी बेस्ड। तो ये सबको सेंट्रलाइज करता है ये ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन सर्विस हम यूज करते हैं। अब मान लो मैंने दे दिया फेसबुक पेज पे क्रिएट कर दिया, उसका सेक्शन अलग तरीके से मैनेज करना होगा, ईमेल का दे दिया अलग तरीके। सबको अगर सेंटर में सबका ऑथेंटिकेशन अगर सिंगल पोर्ट पे हो जाए, बेटर है ना? तो ये ऑथेंटिकेशन है। पता चल रहा है? इसके थ्रू आप फेसबुक, जीमेल, ईमेल पासवर्ड सब कुछ कर सकते हो। हालांकि रियल फील्ड में मैं ये नहीं बोला कि इंडस्ट्री में फायर बेस यहाँ पे सूरत बेस होता, फायर बेस यूज होता है, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन गुजरात इस लेवल पे जनरली फायर बेस सर्विस का नहीं। फायर बेस में कोई ऐसा बैकएंड हैंडल नहीं करता, क्योंकि इसके चार्जेस थोड़े हाई है कंपेयर टू अगर आप वो परचेज करोगे। आप पता है ना, पूरा गुजरात का काम वही होता है, लोन, मतलब उस तरीके से काम होगा जिसमें कम खर्चा हो, ठीक है। आइडिया है? सो फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, वो आप डीप डाइव करोगे प्रोजेक्ट पे तो आप कर सकते। बोलो क्लियर? तो ये ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट। तो ये तीन फिर भी फायर बेस सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब किस लिए? ठीक है, ये हमें डेटाबेस भी दे रहा है, स्टोरेज भी दे रहा है, लेकिन ये चार्जेबल है, ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट पे देता है उसके बाद charge। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मीन्स प्रोजेक्ट में कि एक इम्प्लीमेंटेशन आपको आना ही चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है ये सर्विस, क्लाउड मैनेजमेंट। आप डेटाबेस यूज करो या ना करो, स्टोरेज यूज करो या ना करो, आपको ये तो यूज करना ही पड़ेगा। ये ऐसा कोई एप्लीकेशन जनरली बनता नहीं है जिसमें नोटिफिकेशन से रिलेटेड काम ना हो। समझ में आया? नोटिफिकेशन से रिलेटेड काम ना हो ऐसा तो कोई है नहीं। है ऐसा है? नहीं है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लाउड मैसेजिंग क्रिएट करना पड़ेगा। पता चल रहा है? क्लाउड मैसेजिंग। तो ये क्लाउड मैसेजिंग तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इसके थ्रू आप नोटिफिकेशन रिमोटली ट्रिगर करवा सकते हो। रिमोटली ट्रिगर करवाना मतलब आप कोई दूसरा कहीं से ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली आपके फोन में आएगा। आप थोड़ी जनरेट करवाते हो। आपने क्या किया? यूट्यूब पे देखो, उसमें बना ही हुआ है, आपने किसी यूट्यूब के किसी चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन दबा के रखा फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपने वो सर्विस इनेबल कर दी, ठीक है। तो जब भी वो जो यूट्यूबर है, वो जब भी कोई नया पोस्ट डालेगा, ठीक है, वो जब भी अपने चैनल पे नया पोस्ट डालेगा तो उसका नोटिफिकेशन किसको जाएगा? जिसने जिसने उसको सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब किया है, उसमें भी जिसने उसके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा, वो सबको क्या चल जाएगा? नोटिफिकेशन।
तो ऐड हम वहां से वो कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ रहा है। ओके। हेलो। बोलो, पता चला। ये क्लाउड मैसेजिंग वाली सर्विस तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको फायरबेस की जरूरत तो है, वो इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम ये देखो, सर्विस बहुत है, ये होस्टिंग भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। क्लाउड फंक्शन, ऐप चैट, रिमोट कॉन्फ़िगर, अलग अलग इससे, और यहाँ पे एमएल भी ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन अब सिंपल समझो, ये अभी फिलहाल मुझे ये काम नहीं है, दैट्स व्हाई, क्योंकि मैं मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी होस्टिंग की, क्योंकि मैं कोई वेबसाइट डेवलप नहीं करता। ठीक है, फिलहाल ये तो नहीं कर रहा, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो इस होस्टिंग को मैं यूज नहीं करता। तो अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी सर्विस। लेकिन जो एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जो सर्विस आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम देख लेंगे, लाइक ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज एंड मैसेजिंग। बहुत इजी, बहुत इजी अगर चाहिए तो, क्योंकि वो रेडीमेड कोड देता है आपके नेटिव लैंग्वेज में। आइडिया है, वो रेडीमेड कोड देगा। तो सबसे आप पता चला सर्विस कौन कौन सी है। तो हम कंसोल पे जा रहे हैं, कंसोल पे गए, ये कंसोल था। अब क्रिएट करते हैं ऐड प्रोजेक्ट। तो आप इसको एंड्रॉइड स्टूडियो से भी बहुत इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैन्युअली पता होना चाहिए। एंड्रॉइड स्टूडियो से अगर आपको ऐड करना है ना, तो टूल्स पे जाना है, फायरबेस पे जाना है, यहाँ पे सिर्फ कनेक्ट करना करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिख रहे हैं सारे आ गए, एनालिटिक्स, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन यूजिंग, किसी पे भी क्लिक कर लो, देखो कनेक्ट फायरबेस। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एसडीके। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। पता चला। तो हम इसे मैन्युअली देख रहे हैं, बाकी अदरवाइज आप यहाँ पे टूल्स पे जाके फायरबेस के साथ भी, फायरबेस पे क्लिक करके भी कर सकते हो। तो सबसे पहले कनेक्ट अगर मुझे करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। तो ऐड प्रोजेक्ट पे गए। फायरबेस एंड्रॉइड। ठीक है, इतना मैंने ये नाम, Firebase, मैंने नाम दे दिया प्रोजेक्ट में, ये क्रिएट हो गया। ये उसकी आईडी है, आइडिया है। तो टॉप्स फायरबेस, अगर मैं ये एंड्रॉइड हटा दूँ अभी यहाँ से, टॉप्स फायरबेस प्रैक्टिकल, देखो आईडी चेंज हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल कर दिया अभी, टॉप्स फायरबेस प्रैक्टिकल। ना, कंटिन्यू करते हैं। आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, ना मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। ना अगर आप इस पे टेस्टिंग, गूगल एनालिटिक्स इज फ्री एंड अनलिमिटेड एनालिटिक्स सॉल्यूशन दैट इनेबल टारगेटिंग रिपोर्टिंग। तो जो भी क्लाउड मैसेजिंग, इन ऐप मैसेजिंग, रिमोट कंट्रोल, जिससे टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी अगर चेंजेस होता है, लाइक कितने यूजर्स इसे यूज कर रहे हैं, उसका एनालिटिक्स अगर आपको देखना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यार आया देखो, क्रैश फ्री यूजर्स, आप क्रैश रिपोर्ट भी देख सकते हो, तो उससे मैंने यहाँ से इनेबल रखा हुआ है, आप चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड है तो मैंने इनेबल रखा है। नाउ कंटिन्यू। डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्रिएट करना पता चला।
डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ है, और वेल डॉक्यूमेंट, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, अगर फायरबेस का डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट है। ठीक है, अगर प्रेफर करना हो तो। अगर आपका एडवांस सीखना है उसका डॉक्यूमेंटेशन यूज करोगे, सब कुछ पता चलेगा। कि बहुत कम ऐसा होता है प्रोडक्ट जिसके डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा टफ लगता है, बहुत यानी बहुत सिंपल रहता है, ये बहुत सिंपल है ना। मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया तो देखो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे भी वापस से मैं प्रोजेक्ट यहाँ पे फायरबेस पे जाऊँ, देखो आ गया टॉप फायरबेस प्रैक्टिकल, यही है ना प्रोजेक्ट हमारा। तो इस पे क्लिक किया, देखो ये प्रोजेक्ट आ गया। अब बिल्ड पे जाते हैं, देखो सारी सर्विसेज दिख रही है। लेकिन जो सर्विस आप यूज करना चाहते हो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। पता चल रहा है, जो सर्विस आप यूज करना चाहते हो उससे क्या करना पड़ता है, इनेबल। और देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। अपने, अब मैंने क्या बोला था कि आपके प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट करना होगा, तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ से ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड्रॉइड पे क्लिक किया, क्या ऐड करना है, एंड्रॉइड। देखो वेब भी होता है, iOS भी होता है, मतलब प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन उससे वेब भी कनेक्ट है, एंड्रॉइड iOS। देखो यूनिटी भी कनेक्ट है और फ्लटर भी कनेक्ट है। यूनिटी गेम डेवलपमेंट के लिए होता है ना यूज, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। आइडिया है। तो हम फिलहाल एंड्रॉइड कनेक्ट कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या देना है आपको, आपका पैकेज नेम। मैं बोलता था ना आप लोगों को, पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए। दैट्स राइट, पता चला। तो यूनिक पैकेज नेम होना चाहिए, तो अपने पैकेज नेम को मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो पैकेज नेम मिलेगा कहाँ पे, तो आपको बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल लेवल पे जाना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी होगी। हालांकि ये चेंज भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, दिख रहे हैं, इसे कॉपी कर दिया, ये हमारा पैकेज नेम। और ये चीज आपको मैनिफेस्ट में भी दिख जाती है। ये मैनिफेस्ट से हट गई है, पहले यहाँ पे दिख जाता था मैनिफेस्ट में। ठीक है, बोलो पता चला। बिल्ड और ग्रेडल पे जाना है, और कहाँ पे, ये रहा एप्लीकेशन आईडी, ये आपका पैकेज नेम है। तो मैंने सिंपली उसे पेस्ट कर दिया। अपने एप्लीकेशन को नेम निकनेम दे दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉक्स प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके, ये निकनेम है, ऑप्शनल है। नहीं होगा तो फिर जाके ये पैकेज नेम से आप कंसीडर करो, आपके प्रोजेक्ट को इस पैकेज नेम से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, SH1 की, ठीक है, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। देखो SH1 की मैं आप लोगों को बताऊंगा जब गूगल इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये कैसे जनरेट करें, डिबग SH1 की, और ये क्या बोलते हैं, साइंटिफिक SH1 की मीन्स रिलीज वर्जन, रिलीज और डिबग। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे रजिस्टर कर दिया। ठीक है, देखो अब क्या बता रहा है, डाउनलोड, डाउनलोड एंड देन ऐड config फाइल। ये रहा config फाइल, जेसन फाइल दिख रहा है, जिसका नाम है गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन। नेम एज इट इज यही होना चाहिए। ठीक है, कोई नेम में चेंजेस नहीं, ब्रैकेट करके 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं इसे डाउनलोड पे रखूँ, तो देखो उसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी मेरी, क्योंकि ऑलरेडी उस पे होगा, देखो जनरेट हुई, 8 आ गया ना। तो ऐसा नहीं है 8 के साथ कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये कॉन्फ़िग फाइल है क्या, ये कॉन्फ़िग फाइल ही मेन है जिसके थ्रू पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट उस फाइल के साथ बाइंड अप है। ठीक है, ये जेसन फाइल है। तो मैंने इसे कॉपी किया। अब पेस्ट कहाँ पे करना है, तो आपको देखो कहाँ पे चले जाना है, प्रोजेक्ट व्यू पे चले जाना है। तो प्रोजेक्ट व्यू पे यहाँ से हम चेंज करेंगे, ये जो एंड्रॉयड व्यू है इसे हम किस पे करेंगे, प्रोजेक्ट व्यू। ओके, यहाँ पे देखो एंड्रॉयड से प्रोजेक्ट व्यू पे चले गए, और ऐप फोल्डर के अंदर रख देना है। तो ये रहा ऐप फोल्डर, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखो ये 8 दिख रहा है ना, इसे हटा दो, कोई स्पेस भी नहीं। पता चला। तो देखो ये जेसन, ये आ गया गूगल सर्विस डॉट जेसन। और देखो इसमें बताओ आपका प्रोजेक्ट आईडी दिख रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट, इसके मोबाइल वाला ऐड है एंड्रॉइड, तो ये रहा, ये क्लाइंट ऐड है, देखिए क्लाइंट इन्फो। ये प्रोजेक्ट का इन्फो है, इन्फॉर्मेशन है। और ये क्लाइंट इन्फो में देखो ये क्लाइंट ऐड है। ठीक है, पता चला। और भी क्लाइंट होंगे तो ऐसा और एक कॉपी जनरेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, दो एंड्रॉइड प्रोजेक्ट भी एक प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। और मुझे ऐड करना हुआ तो कर सकते हैं, वेट यहाँ पे नेक्स्ट किया। नाउ फिर यहाँ पे टू मेक द गूगल सर्विस डॉट जेसन कॉन्फ़िग वैल्यू एक्सेसिबल टू फायरबेस एसडीके।
तो आप चाहते हो कि वो फायरबेस की जो सर्विसेज है उसको यूज करे, तो ये चीज आपको कहाँ पे ऐड करनी होगी, ये कोड देखो, बिल्ड डॉट ग्रेडल, इस पे प्रोजेक्ट लेवल पे, है ना। तो आपने यहाँ से प्रोजेक्ट से एंड्रॉइड पे आ गए, ये रहा बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये है प्रोजेक्ट लेवल, यहाँ पे आ गए। तो आपके में अगर कॉटलिन वाला बता रहा है तो पीटीएस वाले तो आप ये यूज करना। अदरवाइज ग्रूवी, मेरे में ग्रूवी शो कर रहा है, ठीक है, बिल्ड डॉट ग्रेडल, तो मैं ये यूज कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लिया, ये रहा, यहाँ पे क्या कर दिया, प्लगइन पे ऐड कर दिया, डन। दूसरा चेंजेस कि देन इन योर मॉड्यूल ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, यानी आप मॉड्यूल की बारी है, अभी प्रोजेक्ट लेवल पे था, आप कहाँ पे, मॉड्यूल लेवल पे। तो मॉड्यूल ऐप लेवल, मॉड्यूल को ऐप लेवल भी बोलते हैं, उस पे प्लगइन्स पे आपको ये ऐड करना, दिख रहा है, ऐड द गूगल सर्विस, है ना। तो इसे कॉपी कर लिया, ये मॉड्यूल लेवल पे है, ये रहा प्लगइन है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। थर्ड, यहाँ पे आपको ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है, हालांकि ये डिपेंडेंसी अभी मुझे जरूरत नहीं है एनालिटिक्स की, तो ये इंपोर्ट द फायरबेस पीओएम, ठीक है, ये बेस कोर लाइब्रेरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी करके कहाँ पे रख दिया, डिपेंडेंसी सेक्शन में, और मैंने यहाँ पे दे दिया फायरबेस पीओएम, ठीक है। बीओएम बेस लाइब्रेरी है, बेस, मैंने कभी पहले इसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ऐड करने की जरूरत पड़ती है। Bill of materials enables you to manage all the Firebase libraries version by specifying only one version. एक्चुअल में पहले क्या होता था कि ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो हम ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज करना है, तो उसकी लाइब्रेरी मैंने ऐड कर दी, तो उसका वर्जन अलग रहेगा। स्टोरेज यूज करना है तो उसकी लाइब्रेरी अलग, उसका भी वर्जन अलग रहेगा। तो वहां पे क्या होता था, वर्जन मिसमैच होते रहता था। लेकिन अगर ये कोर लाइब्रेरी जो मैंने बताया, बीओएम, अगर आप ऐड कर देते हो तो सबका वर्जन एक रहेगा, पता चला। बोलो, ये क्लियर। डन। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बोलो ये पता चला। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं और कंटिन्यू टू कंसोल, तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया टॉप्स प्रैक्टिकल, जिसमें पैकेज नेम आपका है, और एंड्रॉइड प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करके वापस से एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लो, और फिर से सेम प्रोसीजर करो, और जो नया गूगल सर्विस वाला फाइल आएगी उसको पहले वाले से क्या करो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अब उसी तरीके से iOS ऐड करना होगा, तो iOS, बोले पता चला, एक ही प्रोजेक्ट के साथ, यानी मतलब आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन से भी रीड राइट कर सकते हो, iOS से भी रीड राइट कर सकते हो। बोलो ये पता चला, ऐड कैसे करना है वो क्लियर है। चल ये इम्पोर्ट हो चुका है, अब इसे रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्ड पिक्चर, यहाँ पे बाइंडिंग भी इनेबल कर देता हूँ, बिल्ड पिक्चर व्यू बाइंडिंग, ओके। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ क्रिएट करने का बता रहा हूँ, मैं कोई यूआई डिजाइन नहीं दिखा रहा, ठीक है। क्रिएट कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, वो सारे सब चीजें, ठीक है। स्टेशन कैसे मैनेज करना है, यानी इसमें हमें शेयर प्रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सर्वर बेस हो गया ना, ये सर्वर बेस हो गया। बोलिए क्लियर इतना। ना, मेन एक्टिविटी पे गए, मैं यहाँ पे अभी प्राइवेट लेट इन टू गए, ओके। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग activity main binding dot inflate layout inflator and binding dot roll. सर, तो मैं यहाँ पे कुछ मैं इस फॉर्म का नाम दे देता हूँ रजिस्टर,
ठीक है, मैं कोई रजिस्टर एक्टिविटी मैंने नाम दे दिया। ठीक है, या तो मैं इसे रजिस्टर की जगह लॉगिन एक्टिविटी देता हूँ। लॉगिन और साइन अप का टास्क देखेंगे। ठीक है, लॉगिन एक्टिविटी। और जब आप उस पर चेंज करते हो तो मैंने बताया था इसका भी नेम चेंज कर ही देना साथ ही साथ। ठीक है, एक्टिविटी लॉगिन। ठीक है, और तो ये चेंज हो गया, एक्टिविटी लॉगिन बाय नेम। यहाँ पे एक्टिविटी लॉगिन क्लियर। यहाँ पे सेशन कर लेते हैं। तो तो मैं सिंपल यहाँ पे जो मैं अभी क्रिएट करूँ, मैं कोई मैं सिंपल ही क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई स्प्लैश स्क्रीन नहीं दे रहा। आप चाहो तो स्प्लैश स्क्रीन से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लॉगिन दे दिया। ठीक है, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, और क्रिएट अकाउंट। ठीक है, जस्ट नीचे मैं क्या देता हूँ, साइन अप का बटन दे देता हूँ। ये सॉरी, ये लॉगिन हो गया। ये क्या हो जाएगा, साइन अप के लिए। ठीक है, नाउ इस पे क्लिक करेंगे तो किस पे जाएगा, साइन अप पेज पे। साइन अप वाला पेज ओपन होगा और इस पे ईमेल, यहाँ पे लिखेंगे नेम, ईमेल। अब बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है ना। मैं सिर्फ नेम दे रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका बटन क्रिएट अकाउंट का। ठीक है, इस पे क्लिक करे या लॉग इन करे तो यूजर कहाँ पे चले जाना चाहिए, होम पेज पे। ये होम पेज हो गया, डन, क्लियर। और यहाँ पे मैं डिटेल शो कर दूंगा और यहाँ पे लॉग आउट का बटन दे दूंगा। आप लॉग आउट का जहाँ पे देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ लॉग आउट का बटन दे दूंगा। आइडिया है ना। अब मुझे ऑथेंटिकेशन देखना है तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे चला गया। मैं इसे ये रहा, मैं अपने प्रोजेक्ट पे चला गया। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी सर्विस मैं यूज करना चाहता हूँ, ऑथेंटिकेशन। तो उस सर्विस को इनेबल करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया। देखो दिख रहा है गेट स्टार्टेड। हालांकि फेसबुक और गूगल मैं आप लोगों को सेपरेटली बताऊंगा क्योंकि वो एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम आएगा। ठीक है, हालांकि आप फायरबेस के साथ भी करोगे ना तो वो टास्क तो आपको करना पड़ेगा ही। बस कुछ एडिशनल कोड फायरबेस के लिए लिखना होगा। ठीक है, तो आप देखो साइन इन मेथड कितने तरीके से आप साइन इन कर सकते हो। तो देखो ईमेल, गूगल, फेसबुक, प्ले गेम्स, एप्पल गेम्स, फोन, एनोनिमस, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू। इसमें तो आधे से ज्यादा मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि जनरली क्या होता है ये तीन यूज में है। ये फोन एक बार यूज किया था, ये चार। ठीक है, एप्पल की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, फोन ही नहीं है तो मैं बता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर। अगर आप बताओ माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर, याहू, ये आप देखने नहीं मिलता है, बहुत कम। वो तो माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट में दिखेगा उसके लिए। ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर में दिखेगा। ट्विटर का तो ट्विटर पे दिखेगा। ठीक है, जनरली क्या गिटहब से लॉगिन मांगता है फेसबुक में, या सॉरी इंस्टाग्राम पे, नहीं ना। जनरली क्योंकि यूजर सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। अगर मैं किसी को बोलूँ भाई तेरा गिटहब अकाउंट है, तो कितनों के पास तो नहीं होगा। स्टूडेंट के पास कितनों के पास नहीं होगा, जो बाकी तो है उसको वो भूल जाओ। एप्पल अकाउंट भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यूजर्स कम है। याहू वाले, याहू मेल भी नहीं होगा, पहले चलता था। ठीक है, ट्विटर, ट्विटर पे तो भूल ही जाओ, नहीं अकाउंट नहीं है तो फिर दूसरे का फिर क्या बात है। ठीक है, तो यूजर्स बहुत कम कनेक्टेड है, लेकिन हाँ इन दोनों से यूजर्स सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। और बिना गूगल के तो एंड्रॉइड फोन भी ना चले, है ना। गूगल अकाउंट के एंड्रॉइड फोन चलेगा, नहीं चलेगा। तो दैट्स वाई ये दो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन सा है, ईमेल एंड पासवर्ड। जो भी सर्विस आप यूज करना चाहते हो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो देखो दिख रहा है ईमेल एंड पासवर्ड इनेबल। ये लिंक पासवर्ड अलग है, हाँ, वेरीफाई करने के टाइम काम आता है। तो बोलो ये पता चला, मैंने सर्विस को इनेबल कर दिया। ओके, अब बताओ जरा यहाँ पे देखो, साइन इन मेथड कौन सा इनेबल है, ईमेल पासवर्ड इनेबल हो गया। और नया प्रोवाइडर यूज करना है तो दूसरे को भी इनेबल कर लो।
फोन पे गए, आप फिर जाके इसे इनेबल कर दिया। आइडिया है, तो वो भी इनेबल बता देगा, पता चल रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो ईमेल पासवर्ड में क्या होता है कि सिर्फ आप ईमेल और पासवर्ड के बेस पे अकाउंट क्रिएट कर दो, लेकिन हाँ, ये वैलिड ईमेल है कि नहीं वो चेक करके नहीं बताए, पता चला। इसलिए तो वैलिड ईमेल है या नहीं ये चेक करने के लिए, इसलिए एप्लीकेशन में क्या दिया जाता है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, समझ में आया? ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है, कंटिन्यू विद गूगल और फेसबुक का ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि उसमें तो जो लॉगिन होगा वो वैलिड ही होगा। आइडिया है, बोलो। डन। तो ये पता चला सर्विस कैसे इनेबल करनी है, मतलब ऑथेंटिकेशन सर्विस मेरे प्रोजेक्ट के लिए इनेबल हो गई है। लेकिन अब वापस से उसके डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, आप ये रहा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आ गए। तो हम इसमें से कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं अभी, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्लिक कर दिया, ये ऑथेंटिकेशन है। लेकिन किस डिवाइस के लिए, देखो आईओएस के लिए है, एंड्रॉइड, फ्लटर, वेब, सी प्लस प्लस, सभी के लिए। हमें किसका दिख रहा है, एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड के लिए। बोलो, पता चला। अब यहाँ पे कौन सा सर्विस यूज कर रहे हैं, देखो गूगल, फेसबुक, साइन इन विद एप्पल, ट्विटर सब दिख रहे हैं, प्ले गेम्स। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे चले जाते हैं गेट स्टार्टेड पे। समझ आए, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो नाउ ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप। अब क्या है, आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन, आप कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हो, ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हो, तो उसकी लाइब्रेरी आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी। क्लियर। तो अब ना, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने ये वाली डिपेंडेंसी तो ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो देखो हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पता चला। अगर आप ये आपने ऐड नहीं किया होता, ठीक है, ये वाला ऐड किया नहीं किया हुआ होता, तो आपको कौन सा ऐड करना पड़ता, ये रहा अल्टरनेटिव दिख रहा है। देखो इसमें ऑथ में वर्जन दिया हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पे ऑथ पे वर्जन दिया हुआ है नहीं, क्योंकि उसके लिए वर्जन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब पता चला, तो पहले ये यूज होता था, तो हर एक का वर्जन अलग रहता था, दैट्स वाई वो बीओएम वाली लाइब्रेरी ऐड की गई है। ठीक है, बोलो समझ आएगी। तो मैंने ऑथेंटिकेशन दे दिया, और इससे मैंने ऐड कर दिया सिंपल। ओके, और मैंने यहाँ पे दे दिया फायरबेस ऑथेंटिकेशन। कोई भी लाइब्रेरी ऐड करो तो मैंने बोल दिया कमेंट में लिख के रख ही देना है, ऐड कर दी। अब वापस से अगेन शुरू कर दिया। ओके, डिपेंडेंसीज दी गई है। अब देखो, सो चेक करंट ऑथ स्टेट, करंट से यूजर लॉगिन है या नहीं, वो यहाँ से इससे पता चल जाएगा। ये काम स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि भाई आपको किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज करना है। तो जो लाइब्रेरी मैंने ऐड की ना, उस पे ये क्लास होगा फायरबेस ऑथ, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, और इनिशियलाइज कुछ ऐसे करना है, ठीक है, ऑथ को। नाउ ये किस लिए, कि इफ यूजर इज करेंटली साइन इन, मतलब सेशन मैनेजमेंट के लिए, कि ऑलरेडी वो लॉगिन है या नहीं वो चेक करने के लिए, पता चला। देन साइन अप, साइन अप न्यू यूजर, ये क्रिएट करने के लिए, ये एग्जिस्टिंग यूजर यानी लॉग इन करने के लिए पूरा कोड दिया हुआ है ना, आइडिया है। ये यूजर इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, इतना तो दे दिया, और क्या चाहिए, पता चल रहा है। सो हालांकि मैं कोड लिख के भी वो चीज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल अभी लॉग इन दिख रहा है ना, तो जब तक अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लॉग इन क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक और पेज मैंने ऐड कर दिया, साइन अप एक्टिविटी। ठीक है, साइन अप एक्टिविटी, रजिस्टर एक्टिविटी यहाँ पे। ओके, ना लेफ्ट पर यहाँ पे भी स्लाइस कर देते हैं।
तो मैंने आप लोगों को ही बोला था संडे के लिए। हाँ, आप लोगों के लिए कोई बोला था ना। हाँ, और हमने बोला था कि एमबीबीएम हम देखेंगे संडे। ठीक है, मैं आपको ना सैटरडे को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, सैटरडे को यानी थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, कि अगर आऊँगा कि नहीं, क्योंकि पहले मैं देख लेता हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा तो घर पे थोड़ा इशू चल रहा है, तो थोड़ा मैं देख के फिर जाकर अपडेट कर दूंगा। संडे को आना रहेगा ना, तो मैं बता दूंगा आपको, यहीं पे आ जाना। ठीक है। हाँ, बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी बाइंडिंग रजिस्टर लेआउट इंस्ट्रक्टर बाइंडिंग डॉट। ठीक है, उस पर हम लोग एमबीबीएम एमबीसी ये सारे एमबीसी तो देखा हुआ है, एमबीबीएम देखेंगे और एमबीपी देखेंगे। एमबीसी जो हम प्रैक्टिस करें कंट्रोलर, वो हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर ही है जो हम बना रहे हैं। हाँ, ठीक है, जो हम लोग एपीआई कॉल करते हैं ना, वो मॉडल व्यू कंट्रोलर ही है। मॉडल मतलब हमारा डेटा हो गया, ठीक है, व्यू मतलब हमारा लेआउट हो गया, और कंट्रोलर मतलब हमारी एक्टिविटी हो गई। मतलब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ये हमारे डेटा को व्यू पे सेट करने के लिए हम एक्टिविटी और फ्रैगमेंट, ये क्या हो गया हमारा कंट्रोलर। तो डेटा फैच का कोड हम कहाँ पे लिखते हैं, एक्टिविटी पे ही लिख रहे हैं, है ना। डेटा लेके आ रहे हैं और व्यू पे सेट कर रहे हैं, तो ये एमबीसी मॉडल है। ठीक है, बोलो अभी ये क्लियर। मैं यहाँ पे सिंपली एक फटाफट थोड़ा यूआई डिजाइन कर देता हूँ। कहाँ पे आ गया, ओके, लीनियर लेआउट। एमबीसी डॉट नेट पे बहुत बड़ा कहलाता है। एमबीसी डॉट नेट बोलते हैं ना, डॉट नेट सीखो, जावा सीखो, तो एमबीसी मॉडल बहुत बड़ा कहलाता है, लेकिन एंड्रॉइड की केस में वो सबसे लो रहता है। बट जो है वो उस केस में अगर आप जावा सीखोगे, डॉट नेट सीखोगे, तो वहाँ पे एमबीसी आर्किटेक्चर होता है, और वो यहाँ पे सबसे लो है, मोबाइल एप्लीकेशन में सबसे लो कहलाता है। ओके, तो ना यहाँ पे हम ग्रेविटी दे देते हैं और ओरिएंटेशन, ग्रेविटी सेंटर और ओरिएंटेशन वर्टिकल। ठीक है, पैडिंग मैंने ले लिया, पैडिंग 16 dp, एडिट टेक्स्ट, मैच करंट, रैप कंटेंट, आईडी, पीटी नेम, नेम, हिंट मैंने दे दिया, हिंट नेम। तो फॉर्म सब ना बना बनाया होना चाहिए मेरे पास, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके एंटर में पासवर्ड पर चला। मैंने भी यहाँ पे एक बटन दे दिया मैंने, रैप कंटेंट आईडी, पेटीएम लॉगिन। ओके, ना इसे पूरे, इस पूरे को मैं कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, मैंने ये रजिस्टर कर दिया ना। हाँ, कोई नहीं, इस पूरे को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने रजिस्टर पे डाल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ये रजिस्टर कर दिया, और लॉगिन से मैंने क्या हटा दिया, ये नेम हटा दिया। ठीक है, ओके, रजिस्टर पे मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, ये बटन को रिमूव कर दिया, और बीटीएन क्रिएट कर दिया। अच्छा, लिखित तो था, इसे रिमूव कर देता हूँ। ये रजिस्टर रिमूव नहीं हुआ, ये बटन रिमूव कर दिया। ठीक है, तो बचा क्या, सब क्रिएट। ठीक है, फिर
तो लॉगिन पे जाते हैं और मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ बाइंडिंग, क्योंकि बिना क्रिएट किए तो आप लॉगिन कर नहीं सकते। तो बाइंडिंग डॉट ptl create डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्ट एक्टिविटी एंड देन दिस, और किस पेज पे मैं रिडायरेक्ट कर देना है, रजिस्टर एक्टिविटी पे ना, रजिस्टर एक्टिविटी कॉलन कॉलन क्लास जावा, ठीक है। आ गया रजिस्टर एक्टिविटी पे ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम किसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बाइंडिंग डॉट बीटीएन क्रिएट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और सबसे पहले दोनों वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। लाइक मैंने नेम, एक्चुअल में तीनों वैल्यू देनी पड़ेगी ना, तो तीनों वैल्यू लेते हैं। बाइंडिंग डॉट ठीक है, याद है। क्रिएट अकाउंट मैंने मैथड बना दिया, नेम ईमेल एंड मैंने क्या पास कर दिया, पासवर्ड, कर। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में मैंने दे दिया नेम ईमेल एंड पासवर्ड, तो पूरा कोड यहाँ पे आएगा, है ना। तो चलो क्रिएट अकाउंट ये इतना पता चला, अभी से रन कर लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे लॉगिन के लिए मतलब कौन सी सर्विस आपको पता है, फायरबेस ऑथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फायरबेस ऑथ ऑथेंटिकेशन क्लास। ऑथेंटिकेशन अगर आपको करना है तो फायरबेस ऑथ क्लास ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसे रन होने दो, लेकिन तब तक हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, वो नहीं रन करने देगा, थोड़ा स्लो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका जीत गया, रन अच्छे कर दिया। चलो यहाँ पे भी ये रन नहीं। चलो नाउ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो ये सारी वैल्यूज आई। नाउ अब टास्क करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले फायरबेस ऑथ क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फायर प्राइवेट लेट इन वेर एम ऑथ करके कोई भी नाम दे दो, और ये किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, फायरबेस। तो वो लाइब्रेरी ऐड करोगे तभी वो आएगा, ठीक है। ये रहा फायरबेस का, ठीक है। अब इसे इनिशियलाइज कैसे करना है, तो पहले एम ऑथ को इनिशियलाइज कर देंगे, देखो उसका भी कोड दिया हुआ है। क्या लिखना होगा आपको, फायरबेस डॉट ऑथ। तो यहाँ पे एम ऑथ को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो फायरबेस, ये ऊपर दिख रहा है फायरबेस डॉट, आ गया।
हो गया ये इनिशियलाइज, पहले इसे इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है ना। अब देखो कौन सा मेथड है यहाँ पे। ये तो खैर स्टेशन मैनेजमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो साइन अप करने के लिए है न्यू यूजर। तो auth डॉट कौन सा मेथड है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे 3 फील्ड है टोटल, नेम ईमेल पासवर्ड। लेकिन उस पे जो अकाउंट क्रिएट है वो किसके बेस पे होगा, सिर्फ और ईमेल और पासवर्ड। तो नेम का क्या होगा, वो चीज हम मैनेज करेंगे रियल टाइम डेटाबेस के साथ। आइडिया आया। तो मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एम ऑथ जो क्रिएट किया है वो है डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये मेथड है ना। यहाँ पे दो चीजें पास करनी है, पहले पे ईमेल, तो ईमेल दे दिया, और दूसरे पे क्या दे दिया, पासवर्ड। ओके, डॉट करके अब इतना कोड इनफ रहता है, लेकिन आपको पता करना है कि सक्सेसफुली वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हमें लिस्नर ऐड करने होते हैं, ये दिख रहा है ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर। तो डॉट करके हम क्या ले लेंगे, ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर, ये लैम्बडा एक्सप्रेशन आ गया। ये इट यहाँ पे इट रहता है एक्चुअल में, पर इट में आता है टास्क, टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे इट दे देता हूँ। हालांकि कॉपी पेस्ट करता तो भी चलता, लेकिन मैं यहाँ पे देता हूँ इट डॉट। देखो दिख रहा है इज सक्सेसफुल। ठीक है, जैसे रेट्रोफिट में था ना रिस्पॉन्स डॉट सक्सेसफुल, तो मैंने यहाँ पे इट डॉट सक्सेसफुल चेक किया, इसी के अंदर इट के अंदर इट है वो टास्क के अंदर। क्लियर। तो इट डॉट, देखो सक्सेसफुल मिल गया, ये रिजल्ट दिख रहा है, ऑथ रिजल्ट डॉट, देखो यूजर, जो यूजर क्रिएट किया होगा उसका डेटा भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिंपली शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल, लेकिन जिस ईमेल के थ्रू वो नेम अगर मुझे टोस्ट करवाना है, तो नेम तो मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, नेम यहाँ पे, लेकिन डेटाबेस में तो कहीं स्टोर नहीं होगा ना, क्योंकि इसको हम स्टोर करेंगे डेटाबेस पे। अभी तो अकाउंट क्रिएट होगा सिर्फ ईमेल पासवर्ड। ठीक है, तो देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी दिया हुआ है। अगर मान लो, देखो दिख रहा है यूजर दे दिया उसने, यूजर का करेंट यूजर कौन सा, यानी किसने अकाउंट क्रिएट किया, वो डिटेल नहीं है। लेकिन अभी हम लोग रियल टाइम डेटाबेस के केस में देखेंगे। ओके, अभी सिंपल टोस्ट कर रहा है। आइडिया आया। नाउ यहाँ पे देखो अपडेट दिख रहा है यहाँ पे, ये एल्स पार्ट है, एरर वाला पार्ट, कि अगर कोई एरर आया हो तो वो किस पे जाएगा, एल्स पे। ये एरर वाला पार्ट हो गया, और ये एरर भी आपको उसी वहां से ही मिल जाएगी। Yes. तो ये वो जो ऑब्जेक्ट है ना पी, सॉरी इट, तो इट डॉट, देखो एक्सेप्शन मिल गया, डॉट पोस्ट। ठीक है, या मैसेज चाहिए तो इट डॉट एक्सेप्शन डॉट मैसेज, और ये ना ले। बोलो पता चला ये, समझ आया। तो हम यहाँ पे नेविगेट कहाँ पे करवा देंगे, नेविगेट टू होम स्क्रीन, यहाँ पे एक होम स्क्रीन बनाना होगा। एंड टू व्यू एक्टिविटी, और मैंने दिया होम एक्टिविटी। बताओ है ना दीदी, नहीं है, बना बनाया मेथड मिल गया। कोई रेट्रोफिट वाला झंझट नहीं है कि इसको कॉल करो इसको कॉल करो, ईमेल पासवर्ड पास किया और मुझे सक्सेस और फेल का रिस्पॉन्स दे देगा। और होम एक्टिविटी पे मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लीनियर लेआउट से दिया, और ग्रेविटी दे दिया मैंने सेंटर, और मैंने यहाँ पे बटन दे दिया, टेक्स्ट मैंने दे दिया लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ पे आईडी मैंने दे दी लॉग आउट। ये लॉग आउट का ऑप्शन मैं सिर्फ कोड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर आप उसे ऐप बार पे मेन्यू, मेन्यू पे दे सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप नेविगेशन टॉवर पे दे सकते हो। कोड तो पता होना चाहिए, इवेंट आपको पता है जहाँ से वो कोड एग्जीक्यूट करवाना है कर लो। ठीक है, मैंने बस एक बटन दे दिया, हालांकि इसे भी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो अभी पता चला, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सिंपली,
रजिस्टर पे था, अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो ये टोस्ट के साथ हम स्टार्ट एक्टिविटीज इंटेंट, ओके दिस, और कहाँ पे रिवाइज करना है, होम एक्टिविटी। डन। फिनिश एक्टिविटी। मैंने इससे पहले भी फ्लैग वाला भी बताया है कि आपको जो प्रोजेक्ट बताया था कि एक बार अगर दूसरे पेज पे चला गया तो करंट जितने भी प्रीवियस हो वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टैक में जो भी ऐड हो। आइडिया आया? तो चलो अब इससे प्रोग्रेस शो करना है तो यहाँ से शो करो प्रोग्रेस, और यहाँ पे हाइड कर दो। समझ में आया? प्रोग्रेस बार शो करना है तो प्रोग्रेस बार बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, हाइड। वो शो कहाँ पे होगा, यहाँ से कोड चालू हो रहा है तो यहाँ से शो करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, हाइड। सक्सेस और फेल दोनों पे। पता चला? क्रिएट अकाउंट। हाँ मैंने पहले ही बताया ये कोई वैलिड ईमेल नहीं देगा। और अभी देखो, हाँ थोड़ा बहुत चेकिंग वहां से भी उस एंड से भी होता है। मैंने जैसे मान लो सिर्फ ईमेल में दे दिया धीरेन, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड पे दे दिया 1234, और क्रिएट कर रहा हूँ तो देखो एरर वहां से भी रिटर्न आएगी। देखो द ईमेल एड्रेस इज बैडली फॉर्मेटेड, यानी ये कहाँ पे गया, ये एक्सेप्शन पे गया कि भाई आपने जो ईमेल पास किया वो प्रॉपर नहीं है, वो वहां से चेक हो रहे हो क्या है। लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना है, हमें अपने एंड से ही वैलिडेशन कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो तो डिफॉल्ट एल्गोरिथम वहां पे लगा हुआ है, लेकिन आप अपना यहाँ अपने एंड से रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया धीरे @gmail.com। ये प्रॉपर फॉर्मेट है। नाउ अभी अगेन क्रिएट करता हूँ तो देखो द गिवन पासवर्ड इज इनवैलिड, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। तो हाँ, अल्फा न्यूमेरिक नहीं, सिर्फ लेंथ 6 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 और 6 दे दिया, हो गई 6। नाउ क्रिएट करता हूँ, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। और देखो आप यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल पे गए और इसे रिफ्रेश कर दिया तो देखो यूजर में गए तो ऐड हो गए। ये मेरा ईमेल है, ये कब क्रिएट हुआ, ठीक है, पासवर्ड दिखेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरी यूजर आईडी, ये यूनिक आईडी है, वो क्रिएट हुआ उसका यूनिक आईडी होता है ना, तो ये वो आईडी है। ये आईडी का ही यूज करके हम डेटाबेस में ये पूरा डेटा स्टोर करवाएंगे। पता चल रहा है, अकाउंट क्रिएट होगा तो एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो ना, अब लॉगिन का पार्ट देखते हैं। तो ये लॉगिन वाले कोड पे कौन सा मेथड है, पहले सिंपल यहाँ पे देखो चलो, कुछ ज्यादा है नहीं लॉगिन पे भी। नीचे की स्क्रॉल, कौन सा मेथड है, साइन इन विथ ईमेल। वो क्रिएट अकाउंट विथ था, वो क्रिएट विथ ईमेल पासवर्ड, और ये साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड। तो ये पूरा जो कोड है, ठीक है, लॉगिन, ये पूरा जो कोड है उसे मैंने कॉपी कर लिया अभी। लॉगिन पे गए तो लॉगिन के टाइम पे यूजर क्या करेगा, वो ईमेल पासवर्ड सेंड करेगा ना। तो बाइंडिंग डॉट btn लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ओके। और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, वेर ईमेल इक्वल टू बाइंडिंग डॉट email डॉट टेक्स्ट डॉट टोस्टिंग डॉट फिल, पासवर्ड पासवर्ड, ओके। आइडिया है। और यहाँ पे मैंने भेजा फिर ये लॉगिन, लॉगिन अकाउंट करके ऐसा मैसेज बना दिया, ठीक है, लॉगिन। और इस पे क्या पास करें, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, हमारे यहाँ पे ना, तो क्रिएट की जगह पे सिर्फ क्या पास करना है, साइन इन, लेकिन एम ऑप्स तो है नहीं, तो हम यहाँ पे अगेन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे क्योंकि ये पेज दूसरा है, प्राइवेट लेटिनेट वेर, और यहाँ पे मैंने लिखा एम ऑफ, और ये किसका ऑप्शन रहेगा, फायरबेस ऑथ का। और इसे इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एम ऑफ इक्वल टू फायरबेस, फायरबेस ऑथ डॉट, सॉरी, ऑथ डॉट
अब ये फायरबेस ऑथ अलग है, ये वो लाइब्रेरी यूज करते हैं ना, तब ये रहा फायरबेस डॉट। ठीक है, क्लियर, समझ आया इतना। तो अब देखो, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे सक्सेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम रिस्पॉन्स आने वाला है। तो अकाउंट क्रिएटेड नहीं, यू लॉग इन सक्सेसफुली में यहाँ पे देखो, ठीक है। और नेविगेट कहाँ पे कर देंगे, वही होम पेज पे। ओह सॉरी, चेंज कहाँ किया है, चेंज करना होगा ना। साइन विद, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, देखो बाकी सब भी दिख रहा है, ईमेल लिंक, साइन लिंक, साइन आउट, देखो साइन आउट भी इसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या सेशन मैंने होगा भी, ऑटोमेटिकली वो होम पे चला जाएगा। मैंने कोड लिखा है होम पे जाने का, तो फिर कहाँ से जाएंगे, फिर लिखा नहीं है ना, कहीं पे कोई कोड लिखा हुआ मैंने, तो फिर कैसे जाएगा भाई। तो यहाँ पे देखो, ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया admin@gmail.com और पासवर्ड दिया 123456, तो देखो वहां से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्योंकि ये तो कोई ऑथेंटिकेट है, ऑथोराइज यूजर है नहीं। द सप्लाई क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, माल और यानी क्या बता रहा है यहाँ पे, एक्सपायर्ड बता रहा है ना, माल एक्सपायर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, सही रहेगा, और पासवर्ड भी यही है, लॉग इन सक्सेसफुली पे आ गए। साइन अप का कोड लिखना है तो ये सेम है, होम पे गए, ये ऑथ, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट लेट मी ट्राई बाइंडिंग एक्टिविटी, होम बाइंडिंग एक्टिविटी, लेआउट इंस्पेक्टर एंड बाइंडिंग डॉट, ठीक है। तो लॉग आउट का क्लिक इवेंट बना देते हैं, बाइंडिंग डॉट यूट्यूब लॉग आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट है, और एम ऑफ को इनिशियलाइज कर लेंगे, एम ऑफ इक्वल टू फायरबेस, ये क्यों आ गया भाई, ये वाला, ठीक है, डॉट। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, एम ऑफ डॉट साइन ऑन, ठीक है, डॉट एड ऑन कंप्लीट, ऐसा कुछ बस साइन ऑन, और इसे नेविगेट कहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। इसे ट्राई कैच में लिख दो, हैंडल कर लेगा ना, एक्सेप्शन आएगा तो। ओके, और यहाँ पे हम स्टार्ट एक्टिविटी एंड देन ब्रेक, और किस पे चले जाएंगे, ठीक है, और फिर सर ये लॉग आउट का कोड हुआ, क्या करता है, लॉग आउट भी दे दिया हुआ है ना। अभी जब मैंने रन किया तो यूजर ऑलरेडी लॉग इन है, मैंने अकाउंट लॉग इन किया या रजिस्टर किया, मतलब मैं लॉग इन हूँ। तो मतलब अब डायरेक्ट कहाँ पे चले जाना चाहिए था, होम पेज पे, है ना। लेकिन कहाँ पे आया इस पे, मतलब सेशन मैनेज नहीं। तो सेशन मैनेज के लिए देखो यहाँ पे एक मेथड दी है ऊपर, when initializing your activity check to see if the user is currently signing in or not, ठीक है? हो गया ना, वो फिर जाके प्लेस वाला भी आ गया, हाँ कब आ गया, तो बस तो ये पहला एक खत्म हुआ, बोला आराम से देखो, दूसरा नेक्स्ट लेक्चर से दूसरे पे बैठेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन वो लोकल डेटाबेस है, हाँ वो दूसरा है लोकल डेटाबेस। तो एक काम करना, लोकल डेटाबेस है तो वो यूआई डिजाइन करके रखना, यूआई अगर कुछ होगा ना तो डिजाइन स्टैटिक डेटा के साथ ही क्रिएट करना, नहीं है डायनेमिक डेटा हमें नहीं चाहिए, स्टैटिक डेटा के साथ क्रिएट करना। और जो सिंगलटन क्लास मैंने बताया था, पता है डेटाबेस में, हाँ सिंगलटन क्लास, वैसा क्लास क्रिएट करके रखना,
पता चला। हाँ ठीक है, आज कल ठीक है, कल तक कर देना, ठीक है। कल तो मैं यहाँ पे आऊंगी ना फिर से 11 बजे। हाँ तो फिर आज कर देना। ठीक 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 है, ठीक है। चलो सर। चलो बाय। हाँ मैं यहीं पे हूँ, और जो मैंने ओके। देखो दिख रहा है, तो यहाँ पे कोड, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पे लिखोगे ऑथ डॉट करेंट यूजर लिखोगे, तो अगर वो नल हुआ तो मतलब यूजर मीन्स लॉग इन नहीं है। अगर नल नहीं हुआ मतलब यूजर ऑलरेडी लॉग इन है। समझ में आया? तो क्योंकि यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी में वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, ये ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी स्प्लैश पे। लेकिन क्योंकि मैं इसी पेज पे कर रहा हूँ, तो ये कौन सा है, ऑन क्रिएट है। तो ऑन क्रिएट के बाद यहाँ पे क्या है, ऑन रिज्यूम मेथड पहले कॉल होता है, पता है ना। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ऑन क्रिएट के जस्ट बाद क्या कॉल होता है, रिज्यूम मेथड कॉल होता है नहीं। पहले रिज्यूम, सॉरी 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 सॉरी, ऑन क्रिएट के बाद क्या कॉल होता है, ऑन स्टार्ट। फिर क्या होता है, रिज्यूम। तो मतलब क्रिएट के बाद रिज्यूम तो कॉल हो गई ना भाई। तो रिज्यूम पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टार्ट पे कि रिज्यूम पे, देखो स्टार्ट पे दिया हुआ है, तो आप स्टार्ट पे चेक करोगे तो स्टॉप पे कुछ करना पड़ेगा। मैं रिज्यूम पे कर रहा हूँ, रिज्यूम भी रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ऑन क्रिएट क्योंकि कॉल हो गया होगा, तो ये तो इनिशियलाइज हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम और डॉट करेंट यूजर नॉट इक्वल टू नल। अगर नल है मतलब ऑलरेडी साइन, यही समझ में है। तो इसे डायरेक्ट नेविगेट कहाँ पे कर देंगे। अब देखो ये दोनों जगह से ये मैंने किस पे लिख दिया यार, होम एक्टिविटी पे कर दिया। इसे कट करके किस पे कर देते, लॉग इन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी रिडायरेक्ट हो रहा है, वहां से भी रिडायरेक्ट हो रहा है, तो दो दो बार लिखने से बेटर है नेविगेट टू होम। मैंने बना दिया, एक मेथड बना दिया। ओके, यहाँ पे रख दिया, वहां से भी कॉल हो जाएगा। हेलो, ये पता चला नेविगेट टू होम ना, यहाँ पे एम और डॉट करेंट यूजर नॉट इक्वल टू नल लिखा हुआ है। ठीक है, आइडिया आया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर नल नहीं हुआ तो मतलब मैं यहाँ से किसे कॉल करूंगा, नेविगेट टू होम। और अगर नल हुआ मतलब वो लॉगिन है ही नहीं, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब जो पुराना वाला है वही पता रहेगा, है ना। तो ना, आप यहाँ पे चेक करो, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन है, तो वहां पे नल नॉट नल आएगा, और वो डायरेक्ट कहाँ पे चले जाएगा, होम पे। कहाँ पे चला गया, होम पे चला गया, लॉगिन सक्सेसफुली। अब मैंने लॉग आउट किया, लॉग आउट भी हो गया। अब अगर मैं वापस से करूँ तो मतलब लॉग आउट भी सक्सेसफुल हो गया है। देखो, पता चला। तो ये था सेशन मैनेजमेंट के साथ। अब बताओ फायरबेस ऑथेंटिकेशन कितना कम था, ये भी था ना। ये ऑथेंटिकेशन अगर हम अपनी रेट्रोफिट में करने बैठते तो कितना लंबा हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पे